गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। कल हमने आपके एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में जो फर्स्ट चैप्टर है सोर्स और कहां से पानी आया, क्या कन्वेंस हमने किया, उसके बारे में हमने सारे अच्छे से पढ़ लिया था। नाउ वी विल डिस्कस द न्यू टॉपिक जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कि जब आपका पानी घरों में आएगा तो उससे पहले हमें इस पानी को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और उसके थ्रू हम उस पानी को घरों तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके बारे में हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं। अब तो क्या होता है, जब हम लेआउट की बात करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे आपके इसके अंदर मेंस होते हैं, इसके अंदर सब मेंस होते हैं, इसके अंदर ब्रांचेस होती हैं, लैटरल्स होते हैं, सर्विस कनेक्शन होते हैं। तो लिखा हुआ है ऑल द पाइप एक्सेप्ट द सर्विस कनेक्टिंग आर मेड ऑफ कास्ट एंड पाइप। जो साइज पाइप होते हैं सर्विस पाइप को छोड़ के वो सब आपके कास्ट एंड पाइप से मिलकर बने होते हैं विद सम टाइप ऑफ कोटिंग टू अवॉइड द रस्टिंग। सर्विस कनेक्शन जो बने होते हैं वो गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप के बने होते हैं। क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो क्या होता है, जो आपके पास कॉस्ट एंड पाइप है उनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, लेकिन जो आप सर्विस पाइप को प्रोवाइड करेंगे उसमें लोडिंग अनलोडिंग कंडीशंस कई बार बढ़ सकती है। इसलिए हम उनको गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप के बनाते हैं जिससे वो लोड को झेल सके, सिर्फ कंप्रेशन लोड को नहीं टेंशन को भी झेल सके। इस बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि इसको हम प्रोवाइड करेंगे। नाउ विल डिस्कस द टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हम बेसिकली चार टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे काम करते हैं। एक को बोलते हैं डेड एंड और ट्री सिस्टम, दूसरे को बोलते हैं ग्रिड सिस्टम और रेटिकुलर सिस्टम, तीसरे को बोलते हैं रिंग और सर्कुलर सिस्टम और रेडियल सिस्टम। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ग्रिड सिस्टम को ही क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखेंगे डेड एंड सिस्टम को हम ट्री सिस्टम का नाम देते हैं और जो ग्रिड सिस्टम है उसको हम रेटिकुलर सिस्टम का नाम देते हैं। एक एक करके इन सबको पढ़ते हैं कि होते क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं डेड एंड सिस्टम का। डेड एंड सिस्टम में देखो क्या है, एक मेंस है, उस मेंस से पानी आपके पास गया होगा सब मेंस में और सब मेंस से पानी को आपने ब्रांचेस में कन्वर्ट कर दिया। तो इट इज लाइक अ ओपन ट्री स्ट्रक्चर। मतलब क्या है, पानी यहां पे पहले आया, फिर आपके यहां पे मेंस में आया, सब मेंस में, और फिर आपकी ब्रांच में गया। ठीक है, मतलब यहां पे आके पानी आपका एंड हो गया। अब मान लो कहीं पे लीकेज हो जाए, यहां पे कहीं लीकेज हो जाए तो आगे वाले लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा, या यहां पे लीकेज हो जाए तो इस वाले पार्ट में पानी नहीं पहुंच पाएगा। तो ये डेड एंड सिस्टम है। जब पहले के लोग जिनको अच्छे से बनाना नहीं आया था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे सर्विस पाइप को बना दिया। तो इसलिए हम बोलते हैं जब भी आपकी जो सिटी है, जो ऑल टाउन्स हैं, अनप्लान सिटी है, आपने कोई प्लानिंग नहीं की है, सिटी को बना दिया ऐसा ऐसा ही, तो वहां पे ये ग्रिड आयरन सिस्टम आपको देखने को, सॉरी डेड एंड सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। और ये आपका एक ट्री सिस्टम भी होता है। लिखा हुआ ये है कि मेन पाइप रहेगा जो होता है, और ड्रॉबैक में बता दे रहा हूं आपको कि वाटर कैन रीच एट द पर्टिकुलर पॉइंट ओनली थ्रू द वन रूट। जो पानी पास करता है वो सिर्फ एक रूट से पास करता है, कहीं पे कोई भी लेके जाएगा तो आगे वाले को पानी नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम इसको ट्री एंड सिस्टम भी बोलते हैं। बात करते हैं ग्रिड सिस्टम की। अब जो ग्रिड सिस्टम में क्या है कि जो वहां पे दिक्कत थी उसको हमने यहाँ पे दूर किया। हमने पानी को आपके पूरे के पूरे सर्विस पाइप या पूरा पूरा जो मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके सेंटर से पास कराया। सेंटर मेरा मेन है, उस मेन से मैंने पानी को आपके सब मेंस में गया, और सब मेंस में भी जो पानी है वो आपके ब्रांचेस से इंटरकनेक्टेड है। क्या है, आपके जो ब्रांचेस हैं उनसे इंटरकनेक्टेड है। तो जो वहां पे दिक्कत थी वो वहां पे हमने दूर कर दिया। और ये जो आपका पानी का फ्लो करता है वो ऐसे ऐसे और ऐसे करता है, तो इट इज लाइक अ रेटिकुलर, इसलिए हम इसको रेटिकुलर का नाम देते हैं। तो लिखा हुआ है ऑल्सो नोन एज अ रेटिकुलर सिस्टम। इन दिस सिस्टम वन मेन पाइप रन थ्रू द सेंटर एंड ब्रांचेस एंड lateral run in the grid pattern which are interconnected as shown in the figure। वो जो आपके पास कनेक्ट होगा वो इंटरकनेक्टेड वॉइड से, इंटरकनेक्टेड पार्ट से पास करेगा। तो मेन, इसके अंदर मेन पाइप होते हैं, सब मेंस होते हैं, ब्रांचेस होती हैं और स्कोर वॉल्व यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि इसमें डिफिकल्टी होती है इसको बनाने में। और जो भी प्लान सिटी है उनके लिए सबसे अच्छा होता है रेक्टेंगुलर पैटर्न होता है, इंटरलिंक्ड सिस्टम होता है। लेकिन क्या होता है, इसमें हमें ज्यादा लेंथ चाहिए, ज्यादा हमें यहाँ पे नंबर ऑफ जो स्लूज वॉल है जो आपके फ्लो को रेगुलेट करेगी, उसके लिए हमें ज्यादा नंबर ऑफ वॉल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसलिए हम इसको ज्यादा यूज नहीं करते हैं और ये आपका ज्यादा इकोनॉमिकल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ लेंथ तो बढ़ जाती है एक बार, और दूसरा ये भी बढ़ जाती है कि यहां पे जो स्लूज वॉल आपने प्रोवाइड की वो नंबर ऑफ वॉल्स आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिंग सिस्टम की। रिंग सिस्टम में क्या है कि पानी ना आपके मेन से तो पास करेगा ही करेगा, लेकिन सब मेंस वाले पार्ट में पानी को हम ऐसे पास कराएंगे। ठीक है, हर डायरेक्शन में पानी को हम ऐसे पास करा देंगे, दैट इज कॉल्ड द रिंग सिस्टम। फिर जो रिंग सिस्टम है इज आल्सो नोन एज अ सर्कुलर सिस्टम, क्योंकि जो पानी है वो सर्कुलर फॉर्म में आपका बह रहा है, वहां पे रेक्टेंगुलर फॉर्म में भरा था और यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में बह रहा था। ठीक है, ऐसा आपका है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मेन पाइप होंगे
सब मेंस होंगे, ब्रांचेस होंगे, लेटर कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये आपका रिजर्वोयर में काम करता है और ये आपका रिंग सिस्टम है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडियल सिस्टम। इट इज वेरी बिग एरिया, इज डिवाइडेड इनटू सेवरल जोन। हम क्या करते हैं, इसमें जो पानी है वो आपके मेन से तो पास कराएंगे, ये आपका मेन पाइप है, इस मेन पाइप से तो हमने पानी को पास कराया ही। हम यहां पे एक काम और करेंगे कि इस मेन से पानी को पास कराने के साथ साथ हम आपके पास ठीक है, यहां से हमने पानी को ऐसे भी पास कराया, लेकिन हम एक काम करेंगे कि आपके आउटर पेरीफेरी से भी पानी को पास कराएंगे, आउटर पेरीफेरी से भी आपके पानी को पास कराएंगे। तो इसमें क्या हो गया, इसमें आपके पानी को एक पॉइंट पे पहुंचने के लिए एक से ज्यादा रास्ते मिल गए। जब एक से ज्यादा रास्ते मिल जाते हैं तो उसको हम रेडियल सिस्टम का नाम देते हैं, और दिस मेथड इज गिव अ हायर सर्विस हेड एंड एफिशिएंट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम होता है जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है, तो वो आपका रेडियल सिस्टम होता है, क्योंकि इसमें एक पॉइंट पे पानी को पहुंचने के एक से ज्यादा तरीके होते हैं और कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहां पे पानी ना पहुंच पाए। ठीक है, और इसमें आपके जो स्लूज वॉल है उनकी रिक्वायरमेंट भी कम पड़ती है, क्योंकि हर पॉइंट पे आपको कट ऑफ करने की जरूरत नहीं है, हर पॉइंट पे आपको रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है, पानी अपने आप रेगुलेट होता जाता है पेरिफेरी के थ्रू। ठीक है, रेटिकुलर क्या होता है, डेड एंड सिस्टम क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नाउ अब जो क्या होता है, जो हमारे घरों में प्लम्बिंग सिस्टम होते हैं उसके में कुछ आपके एपरेंटेंसेस हम यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले जो पानी आपके पास आता है वो वाटर मेन से आएगा, जो ट्रांसिट से आपने पानी को लिया होगा। वाटर मेन के ऊपर आपका एक फैरल लगा होता है, ये फैरल आपके गन मेटल का बना होता है। ठीक है, गन मेटल का बना होता है। इस गन मेटल से आपको दिख तो रहा है सभी को, इस गन मेटल से क्या हुआ, इस गन मेटल से जो पानी है वो आपके सर्विस पाइप के थ्रू एक गूज नेक से जुड़ा होता है। ये जो गूज नेक होता है ये आपका एक फ्लेक्सिबल पाइप होता है जिसकी लेंथ 75 सेंटीमीटर होती है, जिससे क्या होता है कि जब ऊपर का कोई लोड आ रहा होगा, है ना, पेमेंट का कोई लोड आ रहा होगा, तो उससे ये जो आपका ये वाला पाइप है, क्योंकि ये सब अंडरग्राउंड है और इस पे तो लोड आएगा नहीं, जब यहां से यहां कनेक्ट होगा तो बहुत सारा लोड आ सकता है, और ऐसा ना हो कि उस लोड की वजह से ये जो पाइप है टूट जाए, इसके अंदर कोई भी क्रैक आ जाए, है ना, कोई भी लीक हो जाए, इसलिए हम इसको फ्लेक्सिबल पाइप बोलते हैं। और ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और ये रिफ्लेक्शन को झेल सकता है। उसके बाद पानी सर्विस पाइप में जाएगा, सर्विस पाइप से आपके स्टॉप कॉक में आएगा जहां पे आप पानी को रेगुलेट करेंगे। उस रेगुलेटर से आपका वाटर मीटर लगा होगा जो पानी की क्वांटिटी को रेगुलेट करेगा। ठीक है, क्या करेगा वो आपके पानी की क्वांटिटी को रेगुलेट करेगा यहां पे कि भाई कितना पानी जाना है। तो वाटर मीटर से आप पानी को बचा सकते हैं कि जब जितना भाई क्या है, आजकल क्या है कि जितनी भी आपकी बड़ी सिटीज बन रही हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, तो वहां पे जो पानी है उसकी क्वांटिटी को भी मेजर किया जाता है कि आप एक घर में कितना पानी को यूज कर रहे हैं, तो दैट इज यूज द वाटर मीटर। ठीक है, ये आपका पूरा सिस्टम है। एक बार पढ़ लेते हैं कि भाई एग्जाम पूछाता है आपसे कि इनका सीक्वेंस क्या है। तो आप देख रहे होंगे ए बी सी डी में पहले एफ आता है, फिर जी आता है, फिर एस आता है, फिर डब्ल्यू आता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो स्टॉप कॉक को यदि आप छोड़ दो या स्टॉप कॉक को यदि आप छोड़ देंगे, यहां पे ऐसे लिख लो एस, तो पहले फैरल आएगा, फिर आपका गूज नेक आएगा, फिर आपका सर्विस पाइप आएगा, फिर आपका वाटर मीटर आएगा। पैरेलल पाइप क्या होते हैं, राइट एंगल स्लीव होते हैं और गन मेटल के बने होते हैं, जिनकी जो डायमीटर होता है वो आपका 10 से लेके 50 mm के बीच में लाई करता है। 10 से 50 mm के बीच में आपका ये लाई करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके गूज नेक के बारे में। गूज नेक क्या होता है, स्मॉल कर्व्ड फ्लेक्सिबल पाइप होते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। ये आपका एक फ्लेक्सिबल पाइप है फॉर मेकिंग द कनेक्शंस बिटवीन द पैरेलल एंड सर्विस पाइप, यूजुअली ऑफ अबाउट 75 सेंटीमीटर की लेंथ होती है एंड मेड ऑफ लैड एंड प्रोवाइड द, ये आपका लैड का बना होता है और इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है जो आपके ओवरबर्डन और सेटलमेंट को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, बात करेंगे सर्विस पाइप की। इट इज अ गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप ऑफ नॉर्मल साइज इंटर डायमीटर लेस देन 50 mm। ये क्या होता है, ये गैल्वेनाइज्ड पाइप का बना होता है, इसमें मेन थ्रू द फैरल एंड द गूज नेक से पानी पास करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टॉप कॉक। वाटर मीटर से पहले होता है जो पानी को कंट्रोल करेगा। वाटर मीटर क्या है, इंटरकनेक्टेड ऑफ द स्टॉप कॉक टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाई टू द प्रीमिसेस। किसी भी पार्ट में जो पानी को आपने पास किया या भेजा उसकी क्वांटिटी को मेजर करता है, और ये बहुत जरूरी है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि क्या वाटर मीटर आपकी पानी की क्वांटिटी को मेजर करता है, क्या इससे हम आपके लॉस ऑफ वाटर को बचा सकते हैं? हाँ जी, यदि आप वाटर मीटर को यूज करेंगे तो लॉस ऑफ वाटर बढ़ सकता है, क्योंकि ये आपके पानी की क्वांटिटी को मेजर करेगा कि कितना पानी वहां पे यूज किया है। ठीक, तो ये था आपका चैप्टर। यहां पे मैंने आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो पूरा कंप्लीट कर दिया है।
जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपके पास क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर, कि कौन कौन से क्वालिटी पैरामीटर्स पे काम करते हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। वैसे तो इसमें क्या होता है, बेसिकली हम पानी के अंदर इंप्योरिटीज को चेक करते हैं कि जो फिजिकल इंप्योरिटीज हैं, जो आपकी केमिकल इंप्योरिटीज हैं और जो आपकी बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज हैं वो क्या क्या है पानी के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम फिजिकल इंप्योरिटीज की बात करेंगे। आपको दिख रहा है सभी को? तो जब भी हम आपकी फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स की बात करते हैं तो फिजिकल मतलब ये होता है जो आपको प्रैक्टिकली अपीयर हो सके। जैसे हम बात करते हैं सस्पेंडेड सॉलिड की, टर्बिडिटी की, कलर की, टेस्ट एंड ऑर्डर की, टेम्परेचर की। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सा आपका फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि सस्पेंडेड सॉलिड, टर्बिडिटी, कलर, टेस्ट, ऑर्डर और टेम्परेचर आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। अब इनको कैसे मेजर करेंगे? इनको जो मेजर करते हैं, सबसे पहले हम सॉलिड की बात करेंगे। तो आपको पता है सॉलिड भी आपके दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं सस्पेंडेड सॉलिड, एक को बोलते हैं डिसॉल्व सॉलिड। सस्पेंडेड सॉलिड वो होते हैं जो आपके पानी के अंदर सस्पेंशन फॉर्म में पाए जाएंगे। डिसॉल्व कौन से होंगे? जो आपके मिनरल्स फॉर्म में पाए जाएंगे, जो डिसॉल्व हो चुके हैं पानी के अंदर, आप उनको देख नहीं पाएंगे, दैट इज डिसॉल्व सॉलिड। इसीलिए जब इनको देख नहीं पाते हैं तो ये केमिकल क्वालिटी पैरामीटर में आते हैं जो डिसॉल्व वाले हैं, जबकि सस्पेंशन जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमको दिखते हैं पानी के अंदर, इसलिए हम उनको फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में लेके चलते हैं। ठीक है, अब जो क्या होता है, ये जो सस्पेंडेड सॉलिड है खतरा क्यों है? सस्पेंडेड सॉलिड आपके पानी के अंदर सस्पेंशन फॉर्म में पाए जाएंगे, तो यदि आपके पानी के अंदर कोई भी इंप्योरिटीज होगी या कोई भी आपके बैक्टीरिया होंगे जो आपको डिसीज कोज कर सकते हैं, तो क्या होता है, उनके लिए घर हो गया। फिर क्या होगा, उनके लिए आपका ये एक एब्जॉर्प्शन साइट प्रोवाइड करेगा। जो बैक्टीरिया है वो आपके इस पार्टिकल, सस्पेंडेड पार्टिकल्स के अंदर घुस जाते हैं ऐसे और अपना घर बना लेते हैं। यदि आप ऊपर से कोई केमिकल भी डालोगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो अपना घर है वो सेफ बना लिया। ठीक है, इसलिए हम बोल देते हैं कि जो आप सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं उनको आप ग्रेविमीटर से दूर करो। कैसे करते हैं ग्रेविमीटर से? देखो, सस्पेंडेड कम्स फ्रॉम द, पहले बात ध्यान रखेंगे, जो सस्पेंडेड सॉलिड है वो आते कहां से? ये आपके इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं जो आपके सिल्ट, क्ले, सैंड से मिलकर बनते हैं। ठीक है, प्लांट फाइबर से बनते हैं और बेसिकली ये आपके पास सरफेस पानी में होते हैं। सरफेस वाटर में सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे सस्पेंशन फॉर्म में, क्योंकि वहां पे टर्बुलेंस क्रिएट होता है। यदि आपका अंडरग्राउंड पानी है तो वहां पे आपको सस्पेंडेड सॉलिड नहीं मिलेंगे, क्योंकि पानी के अंदर कोई भी इतना ज्यादा टर्बुलेंस क्रिएट नहीं है। मेजरमेंट कैसे करते हैं? मेजरमेंट हम करते हैं ग्रेविमीटर से। ग्रेविमीटर मतलब क्या होता है, आप इसको इवेपोरेट करो, इवेपोरेट करोगे तो जो पानी है वो तो उड़ जाएगा, बचेगा क्या? बचेगा आपके टोटल सॉलिड। टोटल जो सॉलिड होते हैं, टोटल जो सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं? टोटल सॉलिड आपके डिसॉल्व सॉलिड, डिसॉल्व्ड और सस्पेंडेड सॉलिड का मिक्सचर होता है। सस्पेंडेड सॉलिड का मिक्सचर होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यदि आपके डिसॉल्व सॉलिड और सस्पेंडेड सॉलिड का मिक्सचर रहेगा तो यहां पे हमें जो क्वांटिटी मिलेगी ग्रेविमीटर से वो टोटल मिलेगी। अब उस टोटल में से भी हमें कैलकुलेट करना है कि सस्पेंडेड कितने होंगे, तो उसके लिए हम एक फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज करते हैं। हम उसमें एक फिल्टर पेपर लेते हैं और उससे उस सस्पेंडेड उस टोटल सॉलिड को पास कराते हैं। तो जो आपका डिसॉल्व पार्टिकल्स है वो तो पास कर जाएंगे और जो सस्पेंडेड होंगे वो उसी फिल्टर पेपर के ऊपर रुक जाते हैं और उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट एजेंसी है उनमें सस्पेंडेड सॉलिड की जो वैल्यू है वो 30 मिलीग्राम पर लीटर एज्यूम की है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्बिडिटी की। टर्बिडिटी क्या है? टर्बिडिटी का मतलब ये होता है कि आपके पानी कितना साफ है। जैसे यहाँ पे आपको 2 ग्लास दिख रहे हैं, एक ग्लास में पानी साफ दिख रहा है, एक में आपको पानी कैसे दिख रहा है? तो हम क्या करते हैं, ऊपर से हम स्कैटरिंग प्रिंसिपल पे काम करते हैं। यदि आपने ऊपर से लाइट डाली, सनलाइट गई, तो वो कितना पेनिट्रेट कर पा रही है। यदि वो पेनिट्रेट कर पा रही है पूरा तो हम बोलेंगे आपके पानी के अंदर टर्बिडिटी नहीं है। यदि वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रही तो हम बोलेंगे टर्बिडिटी है। टर्बिडिटी को मेजर करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के मेथड्स पे काम करते हैं। जैसे आपका टर्बिडिटी रोड हो गया, जैक्सन हो गया, बेलिस हो गया, नेफ्लोमीटर हो गया। वो कहां पे यूज करते हैं एक बार देख लीजिए। यदि मैं टर्बिडिटी रोड की यूज करूंगा तो हम एक रोड लेते हैं जिसमें आपकी प्लेटिनियम की निडल होती है, हम उसको अपने पानी के अंदर डाल देते हैं और चेक करते हैं कि किस पॉइंट पे आपको वो प्लेटिनियम निडल दिखना बंद हो जाएगी। जहां पे दिखना बंद हो जाएगी वही आपके पानी की टर्बिडिटी होगी। तो बेसिकली जो टर्बिडिटी हम कैलकुलेट करते हैं वो क्या होती है, हम 1 मिलीग्राम सिलिका लेते हैं, क्या लेंगे, वो भी पाउडर फॉर्म में सिलिका लेंगे और यदि 1 लीटर पानी के अंदर जो टर्बिडिटी वो बनाएगा वही आपकी टर्बिडिटी यूनिट होगी। ठीक है, तो टर्बिडिटी विच 1 मिलीग्राम ऑफ फाइनली डिवाइडेड सिलिका प्रोड्यूस इन 1 लीटर। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि 1 टर्बिडिटी यूनिट क्या होती है, तो आपको समझ में आ जाना है कि जब हम सिलिका को पाउडर फॉर्म में लेते हैं, किसमें लेते हैं, सिलिका को पाउडर फॉर्म में लेंगे और वो जो आपकी टर्बिडिटी प्रोड्यूस करेगा 1 लीटर पानी के अंदर वही आपकी टर्बिडिटी होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेफ्रोमीटर को यूज किया
इन्होंने इसको यूज नहीं किया, नैनोमीटर को यूज किया, और उसकी जो एक्सेप्टेबल लिमिट है वो 1 से लेकर 10 के बीच में लाई करती है। दूसरा होता है जैक्सन। अब जब आपके पानी के अंदर जो ट्यूबिलिटी है वो 25 ppm 25 मिलीग्राम पर लीटर से बड़ी हो जाती है तो हम जैक्सन का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम एक नीचे फ्लेम जलाएंगे, ऊपर पानी रखा हुआ है, ऊपर से मेजर करेंगे जो फ्लेम वाला पॉइंट है वो आपको किस किस पॉइंट पे जाके दिख रहा है, और उसके करस्पॉन्डिंग हम रीडिंग को मेजर कर लेते हैं। और ये हम तभी यूज करेंगे जब ट्यूबिलिटी आपके 25 ppm से बड़ी हो। इसीलिए हम इसको डोमेस्टिक या ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पे पानी की जो ट्यूबिलिटी है वो काफी कम होती है। ठीक है, या 1 से भी कम हो सकती है ट्यूबिलिटी वहां पे, तो इसलिए हम इसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे। एग्जाम में जैक्सन ट्यूबिलिटी कई बार आया है कि इसकी वैल्यू कहां होती है, कहां पे यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेलिस और नेफ्लियो। जो बेलिस और नेफ्लियो है वो हम तब यूज करते हैं जब आपके पानी के अंदर ट्यूबिलिटी 1 ppm से भी कम है, 1 मिलीग्राम पर लीटर से भी कम ट्यूबिलिटी आपको मेजर हो रही है, तो हम वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। तो बेलिस एंड नेफ्लियो में ट्यूबिलिटी आर बेस्ड ऑन द कलर मैचिंग टेक्निक, ये आपकी कलर मैचिंग टेक्निक पे यूज होता है। जो बेलिस है वो आपके एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, जबकि जो नेफ्लोमीटर है वो आपके स्कैटरिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। मतलब जहां पे आप मेजर कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में आप बेलिस को लगाएंगे। नेफ्लोमीटर क्या करता है, जहां पे मेजरमेंट कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप लाइट को स्कैटर्ड करेंगे। ठीक है, इसको हम एनटीयू में मेजर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेफ्लोमीटर ट्यूबिलिटी यूनिट, एंड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैनुअल है वो इसी पे काम करता है। लेकिन क्या होता है, सिलिका के अलावा एक दूसरा भी केमिकल है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मनजाइन। फॉर्मनजाइन में क्या होता है, रिप्रोडक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, आप उसको दोबारा से यूज कर सकते हैं अपनी ट्यूबिलिटी को मेजर करने के लिए, और ज्यादा दिन तक कर सकते हैं। तो सिलिका से अच्छा आपका फॉर्मनजाइन होता है। तो आजकल हम एफटीयू पे काम करते हैं। यदि आपको क्वेश्चन में एफटीयू और एनटीयू दोनों दे रखे हैं तो हमेशा आप एफटीयू लगा के आएंगे, क्योंकि एफटीयू में अच्छा मेजरमेंट होता है, क्विक होता है, प्रिसाइज होता है। यदि आपको नहीं दे रखा है तो फिर आप एनटीयू पे काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कलर। कलर जो आता है आपके पानी के अंदर वो तो या तो वो आपके सस्पेंडेड सॉलिड से आता है या फिर वो आपके डिसॉल्व्ड मैटर से आता है। ठीक है, जैसे आपके पानी के अंदर यदि ह्यूमिक एसिड पाया गया तो वो आपको येलो कलर देता है, आयरन ऑक्साइड पाया गया तो वो आपको रेडिश कलर देता है, यदि आपका ब्राउन कलर होगा तो वो आपको मैंगनीज कलर देगा। ये आप ध्यान रखेंगे। कलर को जो हम यूज करते हैं, कलर को हमें यदि मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, वो हम यूज करेंगे बाय द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर टेक्निक हम यूज करते हैं। यहाँ पे जो मेरे पास डिफरेंट टाइप के कलर बने होते हैं, हम चेक कर लेते हैं कि उससे मेरे पानी का कलर क्या है। ठीक है, पानी आपके कलर के अंदर हाँ आपके कलर जो है आपके पानी के अंदर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ड्राइंग प्रोसेस है उसको ही खराब करता है, दूसरा इसकी अपीयरेंस खराब होती है। इसलिए हम अब ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपका जो पानी है उसके अंदर कलर रहे। इसको जो मेजर किया जाता है वो आपकी यूज किया जाता है ट्रू कलर यूनिट से। इसके लिए हम आपकी TCU यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? TCU, ट्रू कलर यूनिट को मेजर करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम हेजन यूनिट बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, TCU और हेजन यूनिट पे काम करते हैं। तो बेसिकली क्या होगा ये, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्लेटिनियम लेते हैं, वो भी क्लोरोप्लूटोनियम आयंस की फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, और जो वो 1 लीटर पानी के अंदर कलर प्रोड्यूस करेगा उसी को हम बोल देते हैं कि दैट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसी को हम बोल देते हैं कि आपका ट्रू कलर यूनिट होगी। और इसको हम टिंटोमीटर से भी मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्ट एंड ऑर्डर। आपके पानी के अंदर टेस्ट एंड ऑर्डर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान लो क्या है कि H2S गैस बनी तो वो क्या करेगा, वो आपके पानी के अंदर बहुत ही खराब स्मेल देगा। और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो आपके पानी के अंदर ऑर्डर देते हैं, जैसे आपका सल्फर हो गया, एल्गी हो गया, ये आपके एसिड सेग्रीगेट करते हैं और पानी के अंदर आपका टेस्ट एंड ऑर्डर होता है। इसको यदि हमें मेजर करना है तो हम इसको ऑस्मोस्कोप के इंस्ट्रूमेंट से यूज करते हैं एंड वी कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। हम यहाँ पे थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर को कैलकुलेट करते हैं। जो TON होता है इसकी वैल्यू आपकी 1 से लेकर 3 के बीच में लाई करती है। ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम TON को A प्लस के B डिवाइड बाई A बोलते हैं। यहां से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो क्या है मेरे पास, जो A है वो आपके पास है वॉल्यूम ऑफ ऑर्डरस वाटर इन ml। ये आपका जो A है वो वॉल्यूम ऑफ ऑर्डरस वाटर है। B मेरे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑर्डरस फ्री वाटर। मतलब इसके अंदर मेरे पास क्या है, इसके अंदर मेरे पास ऑर्डर है, इसके अंदर ऑर्डर नहीं है। इन दोनों को आपने एक सस्पेंशन में बनाया, डिवाइडेड बाय A कर दिया, तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो आपकी 1 से लेकर 3 के बीच में लाई करती है। उसी को हम परमिसिबल लिमिट का नाम देते हैं। इसी को हम परमिसिबल लिमिट का नाम देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेचर। अब देखो क्या होती है, जितनी भी आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है पानी के अंदर वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लाई करती है।
ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। यदि आपके पानी का टेम्परेचर 10 to 25 के बीच में लाई करा, तो वहां पे सबसे ज्यादा चांस होते हैं कि आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी बने। जैसे टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है, तो आपकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो काफी कम हो जाती है। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, कि ऐसे कौन कौन से मेरे पास पैरामीटर्स हैं जो केमिकली बात करेंगे। जैसे टोटल डिसॉल्व सॉलिड के बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि जब हम टोटल सॉलिड को कैलकुलेट करते हैं, टोटल सॉलिड को कैलकुलेट करते हैं, तो टोटल सॉलिड मेरे पास क्या होते हैं? टोटल सॉलिड मेरे पास होते हैं डिसॉल्व सॉलिड प्लस के सस्पेंडेड सॉलिड। सस्पेंडेड सॉलिड आप पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है, इन द केस ऑफ फिजिकल पैरामीटर। टोटल सॉलिड भी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, तो क्या आप यहां से डिसॉल्व सॉलिड को कैलकुलेट नहीं कर सकते? टोटल सॉलिड माइनस के सस्पेंडेड सॉलिड, यहां से आप टोटल डिसॉल्व सॉलिड को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आप टोटल डिसॉल्व सॉलिड को कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक, तो यही आप काम करते हैं, क्योंकि क्या होता है, टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स आपके केमिकल जो मिनरल्स प्रॉपर्टी है उस पर काम करता है, और मिनरल्स प्रॉपर्टी काम करेगा तो उसको मेजर करना इतना आसान नहीं होगा। फिर भी हम एक टेक्निक को यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिसकी यूनिट माइक्रोमोह पर सेंटीमीटर होती है। हम पानी के अंदर ये कैलकुलेट करते हैं कि भाई कितने आपके इसके पानी के अंदर सॉल्ट प्रेजेंट है, केमिकल्स प्रेजेंट है, कितने प्रेजेंट है, और उसका 0.65 टाइम्स आपके डिसॉल्व सॉलिड कैलकुलेट करता है। यदि आपकी पानी के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो पानी के अंदर डिसॉल्व सॉलिड भी बढ़ेंगे। बात करते हैं मेजर सोर्स कौन से होते हैं, तो ये आपके मेजर सोर्स है, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये मेजर सोर्सेज हैं। और यदि हम माइनर सोर्स की बात करेंगे तो जो आपके पास फ्लोराइड हो गया, NO3 नेगेटिव हो गया, बोरॉन हो गया, सिलिका हो गया, ये सब आपके माइनर सोर्सेज है। नेक्स्ट, एल्केनिटी का मतलब क्या है? एल्केनिटी का मतलब ये होता है कि आपके पानी के अंदर जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो कितने हैं, जो आपके पानी के अंदर H पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करें, OH आयन कितने परसेंट है जो H पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करें, क्योंकि H पॉजिटिव क्या होता है, H पॉजिटिव आपके पानी के अंदर एसिडिटी को बढ़ाता है। यदि आप इसको न्यूट्रलाइज करेंगे तभी आपके पानी को अल्कलाइन बनाएंगे। ठीक है, अपने पानी को अल्कलाइन बनाएंगे। बेसिकली जो ये आपकी अल्कलिनिटी आती है वो 3 कंपाउंड की वजह से आती है। इसको बोलते हैं CO3 डाइनेगेटिव, HCO3 नेगेटिव और OH नेगेटिव। जो CO3 डाइनेगेटिव है इसको हम बोलते हैं कार्बोनेट अल्कलिनिटी। क्या बोलेंगे इसको हम कार्बोनेट अल्कलिनिटी का नाम देते हैं। जो HCO3 नेगेटिव है इसको हम बाई कार्बोनेट अल्कलिनिटी बोलते हैं, और जो OH नेगेटिव है इसको हम कॉस्टिक अल्कलिनिटी का नाम देते हैं। किसका नाम देंगे? कॉस्टिक अल्कलिनिटी का। नेक्स्ट, यदि मैंने CO2 में H2O को ऐड किया, देखो बनते कैसे हैं। यदि आपने कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के अंदर ऐड किया तो आपका H2CO3 बनता है। क्या बनता है? H2CO3। ये जो H2CO3 है ये कार्बोनिक एसिड है, और ये आपके पानी के अंदर एसिडिटी को बढ़ाता है। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि पानी के अंदर जो एसिडिटी है वो कैसे बढ़ती है, तो आप बोलोगे CO2 की वजह से, क्योंकि जो CO2 है वो पानी से रिएक्शन करके H2CO3 बनाता है, और वो आपका कार्बोनिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। लेकिन क्या होता है, एक पर्टिकुलर pH टेम्परेचर पे जो आपका ये HCO3 है ये टूट जाता है, किसमें? H पॉजिटिव में और HCO3 नेगेटिव में। जैसे ही आपका जो H पॉजिटिव है वो अलग हुआ तो पानी के अंदर क्या हो गई? अल्कलिनिटी बनना स्टार्ट हो गई। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे तो क्या हो गया, ये आपका HCO3 नेगेटिव हो गया। अब जो ये HCO3 नेगेटिव है ये एक pH रेंज पे फिर टूटता है और फिर आपका CO3 डाई नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां से आपके पास क्या बनी? बाइकार्बोनेट कार्बोनेट अल्कलिनिटी बन गई। बनी ये आपकी CO2 से, लेकिन CO2 का एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि CO2 से क्या होता है पानी के अंदर, तो आप बोलोगे CO2 से एसिडिटी बढ़ती है पानी के अंदर। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यदि ये CO3 डाई नेगेटिव फिर से पानी से रिएक्शन करता है तो फिर आपकी कॉस्टिक अल्कलिनिटी देता है। क्या देता है? कॉस्टिक अल्कलिनिटी प्रोड्यूस करता है। तो आपको समझ में आ गया कहां से बनते हैं, कि आपको सब क्लियर हो गए। अब देखो क्या होता है, यदि ये जो आपका ये कैल्शियम कार्बोनेट है, यदि कैल्शियम से रिएक्शन करके ये कार्बोनेट रिएक्शन करेगा अल्कलिनिटी में, तो यहां पे कॉस्टिक अल्कलिनिटी करता है। मतलब क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि पाइप के अंदर ना कुछ ऐसा व्हाइट पार्ट जम जाता है। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम इनक्रस्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनक्रस्टेशन। देखो ये कोरोजन नहीं है, कोरोजन जो होता है वो कहां पे होगा? वो एसिड की वजह से होगा। लेकिन ये क्या है? ये अल्कलिनिटी की वजह से हो रहा है। जब पानी आपका अल्कलाइन हुआ होगा और वहां पे कैल्शियम रहा होगा
क्योंकि ये तो पानी के अंदर आपको मिलते हैं, Ca डाई पॉजिटिव, Mg डाई पॉजिटिव आपको पानी के अंदर मिलेंगे। जब इनमें इनकी रिएक्शन जब आपकी CaCO3 का जो कंपाउंड है CO3 डाई नेगेटिव उससे रिएक्शन कर लेगा तो इसका पीपीटी बना देगा, और जब पीपीटी बन जाएगा तो ये आपके पाइप पे जम जाएगा तो उसके अंदर इंक्रस्टेशन। नेक्स्ट, अब बात करते हैं पानी के अंदर जो हार्डनेस है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपको पता है टोटल हार्डनेस क्या होती है, टोटल हार्डनेस कौन सी होगी, टोटल हार्डनेस आपकी दो तरह की होती है जो मैं आपको बताऊंगा यहां पे। पहली कौन सी होती है, टोटल हार्डनेस आपकी होती है कार्बोनेट हार्डनेस प्लस के नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। कार्बोनेट हार्डनेस कौन सी, CO3 डाई नेगेटिव की, SCO3 नेगेटिव की। और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कौन सी है, जैसे आपकी सल्फेट की हो गई, जैसे आपकी क्लोराइड की हो गई, ये सब क्या है, ये सब आपकी नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। अब देखो क्या होता है, टोटल हार्डनेस और एल्कनिटी में एक रिलेशन होता है। कैसे, जो कार्बोनेट हार्डनेस होती है वो आपकी मिनिमम होती है टोटल हार्डनेस और एल्कनिटी में, जो इनमें से कम होगा वही आपकी कार्बोनेट हार्डनेस का टर्म होगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, इफ द टोटल हार्डनेस एंड एल्कनिटी ऑफ अ सैंपल इज 300 मिलीग्राम पर लीटर एंड द 100, यहां पे आपको टोटल हार्डनेस दे रखी है और यहां पे आपको एल्कनिटी दे रखी है, तो क्या आप यहां से कार्बोनेट हार्डनेस को कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप यहां पे कार्बोनेट हार्डनेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, मिनिमम ऑफ 300 एंड 100, तो यहां पे कार्बोनेट हार्डनेस आपकी 100 हो जाएगी। अब जो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है वो क्या होगी, टोटल हार्डनेस में से यदि आप कार्बोनेट हार्डनेस को माइनस कर दो या फिर आप जो आपकी एल्कनिटी है उसको माइनस कर दो, क्योंकि जो एल्कनिटी है वही हम मिनिमम ले रहे हैं, उसे माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगी, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस आ जाएगी। ये पूरा डेरिवेशन, ये पूरा फॉर्मूला आप याद रखेंगे, एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है ESC में, मैंने आपको करा दिया, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, अब हम जो एल्कनिटी को मेजर करते हैं वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट में करते हैं। यहां से क्वेश्चन आपके JEE लेवल पे तो नहीं बनता है खैर, पर फिर भी मैंने आपको बता रखा है कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो आपका मोलिकुलर वेट बाय वैलेंसी होता है, और ग्राम इक्विवेलेंट आपका जो होता है वो वेट इन ग्राम बाय द इक्विवेलेंट वेट होता है, ठीक है। यहां से हम कैलकुलेट कर लेते, देखो जितनी भी एल्कनिटी हम कैलकुलेट करेंगे वो CaCO3 की फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। कोई आपसे पूछे कि कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो CaCO3 की फॉर्म में ही कैलकुलेट करेंगे। जैसे आपको दिख रहा होगा कि आपको 210 ग्राम तो आपको कार्बोनेट की एल्कनिटी दे रखी है, 122 ग्राम आपको बाइकार्बोनेट की दे रखी है, 68 ग्राम आपको OH नेगेटिव की दे रखी है, और आपको इसको टोटल एल्कनिटी में कन्वर्ट करना है एज अ CaCO3। कैसे, CaCO3 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करके आप यहां पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये ज्यादा नहीं पूछाता आपसे, बस आपसे पूछाता है किसमें कैलकुलेट करते हैं, तो CaCO3 की फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट, अब देखो ये एक टाइट्रेशन कर्व होता है जो आपको बताता है कि पानी के अंदर जो एल्कनिटी है वो कैसे बिहेव करती है। तो उससे क्या कहते हैं, इसके लिए हम दो इंडिकेटर को यूज करते हैं, एक को हम बोलते हैं फिनोप्थिलीन इंडिकेटर, एक को हम बोलते हैं मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। जो फिनोप्थिलीन इंडिकेटर है वो आपकी pH 8.3 पे लाई करता है, और हमें ये समझ में आता है कि जो pH 8.3 है उस पे आपके पानी के अंदर जो एल्कनिटी बची हुई है वो कौन सी बची हुई है, हाफ तो कार्बोनेट की और हाफ आपकी बाइकार्बोनेट की। जो आपकी कॉस्टिक एल्कनिटी है वो आपकी 8.3 pH पे जाके खत्म हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप अपने मिथाइल ऑरेंज पे जाएंगे तो मिथाइल ऑरेंज पे क्या होगा, जो आपकी एल्कनिटी है वो 4.5 पे आ जाते हैं। यहां पे आपकी टोटल एल्कनिटी वो होगी जो तीनों को डिस्क्राइब करेगा, OH नेगेटिव, SCO3 नेगेटिव और CO3 नेगेटिव। लेकिन जो बचा हुआ होगा वो सिर्फ इसका, ये तो पूरा खत्म हो गया, जो बचा होगा सिर्फ HCO3 नेगेटिव बचा हुआ होगा। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि बताओ फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज हम क्यों यूज करते हैं। फिनोप्थिलीन जो हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट द एल्कनिटी एट द pH ऑफ 8.3, जबकि मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, ये आपकी टोटल एल्कनिटी को कैलकुलेट करता है, जबकि फिनोप्थिलीन सिर्फ आपकी जो एल्कनिटी कैलकुलेट करता है वो बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट की एल्कनिटी को मेजर करेगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। अब क्या होता है, pH को हम कई बार माइनस के लोग H पॉजिटिव की वे में लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू आपकी लेस देन 6 होगी, 9.2 होगी, तो हम इसको कॉज ऑफ डिस्टिलेशन बोलेंगे हमेशा, ठीक है। वरना क्या होगा, यदि आपके पानी एसिडिक हुआ तो कोरोजन होगा, एल्कलाइन हुआ तो इनक्रस्टेशन होगा, वो मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्डनेस। पानी के अंदर जो हार्डनेस है वो आपके मल्टीवैलेंट मेटालिक कैटायंस की वजह से होती है, जैसे आपका Mg डाई पॉजिटिव हो गया, Ca डाई पॉजिटिव हो गया। तो यहां पे दो तरह की हार्डनेस होती है, एक को बोलते हैं कार्बोनेट हार्डनेस, एक को बोलते हैं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, ठीक है। अब जब भी हमें अपनी टोटल हार्डनेस कैलकुलेट करनी होती है तो हम इस फॉर्मूले पे काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है मैग्नीशियम की वजह से आएगी, कैल्शियम की वजह से आएगी, ठीक है। तो मैग्नीशियम का अपना वेट
डिवाइडेड बाय उसका इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। जो आपका मैग्नीशियम है उसका अपना वेट डिवाइडेड बाय उसका इक्विवेलेंट वेट इनटू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका इक्विवेलेंट वेट पे काम करेंगे। ऐसे हम कैल्शियम का मेरे पास वेट होगा डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम CaCO3 इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 से काम करेंगे, और यहीं से हम टोटल हार्डनेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। किसको? टोटल हार्डनेस को हम यहीं पे कैलकुलेट करेंगे। गॉट इट? तो ये आपके एग्जाम में AJE में बहुत क्वेश्चन बनता है। तो ये क्या होगी? ये आपकी अल्केनिटी होगी। कई बार जो अल्केनिटी है वो आपके पास क्या होती है, ये तो समझ में आ गया, हार्डनेस हुआ। अब कई बार आपकी जो हार्डनेस है वो कैल्शियम मैग्नीशियम के अलावा सोडियम की वजह से भी होती है। सोडियम भी आपके पानी के अंदर कभी भी हार्डनेस देगा, लेकिन ये हार्डनेस आपकी रेगुलर हार्डनेस नहीं है। ये कभी कभी आ जाती है कि कभी कभी आपके पानी के अंदर सोडियम ने ऐसी रिएक्शन कर ली और फैदर बना दिया, ठीक है। अब ये जो फैदर और लेदर की फॉर्म है ये कैसे बनती है? ये बनती है आपके पास जब क्वांटिटी ऑफ सोडियम बहुत ज्यादा है एज करस्पॉन्डिंग टू अदर कंपाउंड, तो उसके से जो हार्डनेस बनती है वो आपकी एक्चुअल तो है नहीं, दैट इज अ सूडो हार्डनेस। ये कौन सी हार्डनेस है? ये आपकी एक सूडो हार्डनेस है, ये आप ध्यान रखेंगे। गेट में क्वेश्चन आता है, जैसे आपका ये मैग्नीशियम कैल्शियम तो है ही, ऐसे आपका ये कभी कभी एल्यूमिनियम की वजह से भी हार्डनेस आती है, तो हम एल्यूमिनियम के वेट पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने सब लिख दिया है और इसको हम पढ़ेंगे कल या शाम को पढ़ेंगे। अभी मैं इतना ही बंद करता हूं, और क्योंकि अभी नेक्स्ट क्लास भी है किसी की, तो हम इसके आगे के जो चैप्टर्स हैं उनको शाम को कवर करते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।